Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं प्रोफेसर शिवानी गोस्वामी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ आईपी यूनिवर्सिटी। मेरा ये चौथा लेक्चर है। मैंने पिछले तीसरे लेक्चर में अपना जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स शुरू किया था और जुडिशियल सेपरेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि जो जुडिशियल सेपरेशन है वो सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान है और 13 में डाइवोर्स का है। देखने सुनने में ये एक जैसे लगते हैं बट ये बहुत अलग प्रकार के हैं और इनके रिपरकशंस भी अलग अलग हैं। जुडिशियल सेपरेशन में आपके मैरिटल टाइज जस्ट सस्पेंड होते हैं, मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है। इसको हम लेसर ईवल कहते हैं, डाइवोर्स एक बड़ा ईवल है और इसमें मेंटेनेंस का राइट रहता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही घर में रहिए, आप अलग अलग घर में रह सकते हैं और बट आपके मैरिटल टाइज सस्पेंड हुए हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए। अगर इस दौरान लड़का या लड़की मतलब पति या पत्नी कोई दूसरी शादी करता है तो जो एग्रीव्ड स्पाउस है वो कोर्ट में आपको ले जा सकता है और बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट कर सकता है। आईपीसी की 494 सेक्शन था और बीएनएस का सेक्शन 82 है जहाँ पे लायबल ठहराया जा सकता है वो बंदा। तो ये लेसर ईवल है। दोनों के ग्राउंड्स मैंने पहले लेक्चर में भी ये बताया था, चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन है चाहे वो डाइवोर्स है, दोनों के ग्राउंड्स सेम हैं। अगर ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाइए या डाइवोर्स के लिए जाइए। आप ज़रूरी नहीं है कि डाइवोर्स लेने के लिए आपको जुडिशियल सेपरेशन के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है। आप सीधा डाइवोर्स ले सकते हैं, डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई किया है और तो कोर्ट आपको डाइवोर्स कभी नहीं देगा क्योंकि ये लेस ईवल है। कोर्ट का हमेशा ये रहता है कि मैरिजेस टूटनी नहीं चाहिए, पर अगर आपने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है तो जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट दे सकता है। जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई किया है तो डाइवोर्स नहीं मिलेगा। कोर्ट नहीं चाहता कि जो बच्चे हैं उस शादी से प्रभावित हों, तो इसलिए वो कम से कम केसेस में चाहेगा कि डाइवोर्स हो। पर अगर हम रियलिटी देखें जो आजकल के कोर्ट्स में हो रही हैं तो लोग सीधा डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि लोगों का ये मानना है या ये माना भी जाता है कि अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो यानी आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और अब उनमें उसमें सुधार की संभावना बिल्कुल भी नहीं रही है। तो इसलिए लोग डाइवोर्स सीधा ले रहे हैं और डाइवोर्स जो है बड़ा ईवल है। इसमें मैरिज अगर आप डाइवोर्स ले लेते हैं, सेक्शन 13 में जो प्रावधान मेंशन है, इसका मतलब आपकी डाइवोर्स के बाद आपके सारे रिश्ते नाते सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। योर मैरिज इज़ डिसॉल्व कंप्लीटली और इसके बाद कोई म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं रहता। आप कोई भी पार्टी, दोनों फ्री बर्ड्स हो जाते हैं, वो जाके दूसरी शादी कर सकते हैं। कोई फिर वो ना बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि शादी वो ख़त्म हो चुकी है। ये इसमें शादी बिल्कुल टूट जाती है और आप अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। और ये इसके लिए डाइवोर्स के लिए अगर हम देखें सेक्शन 13 देखें तो बहुत लंबा सेक्शन है। अगर बेयर एक्ट में आप इसको देखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, काफ़ी लंबा सेक्शन है और पहले हमारे पास 9 ग्राउंड्स थे डाइवोर्स के लिए जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को अवेलेबल थे, बट 2019 में लेप्रेसी को डिलीट कर दिया गया है। लेप्रेसी क्योंकि अब क्योरेबल है, इसको 2019 में डिलीट कर दिया गया है। तो अब हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास 8 ग्राउंड हैं जो मैंने बताया था कि फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी में आते हैं और इसके अलावा 4 एडिशनल ग्राउंड्स वाइफ के पास हैं, हस्बैंड के पास
नहीं है। तो ये जो हमारे हैं ये फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स के अंडर आते हैं, जो मैंने पहले भी बताई थी कि ये थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोर्ट में जाने के लिए एक पार्टी को गिल्टी होना चाहिए और दूसरी पार्टी के लिए इनोसेंट होना चाहिए। कोर्ट में वही पार्टी जाएगी जो इनोसेंट पार्टी है, गिल्टी पार्टी। वन कैनॉट टेक एडवांटेज ऑफ वंस ओन रॉन्ग, ये बहुत ही पॉपुलर सेइंग है। तो यानी अगर आप गलती पर हैं, आपने कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट किया है, तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते और कोर्ट में आप नहीं जा सकते। ये इसका रेमेडी जो है, आपके स्पाउस जो एग्रीव्ड इनोसेंट स्पाउस है उसके पास है, वो कोर्ट में जा सकता है और डाइवोर्स ले सकता है आपसे। अगर हम ये ग्राउंड्स देखें तो ये ग्राउंड्स जो हैं बहुत लंबे खींचने वाले ग्राउंड्स हैं, बहुत लंबा टाइम लेते हैं और आसान नहीं है, इसमें बहुत लंबा केस खिंचता है और डाइवोर्स बहुत टाइम के बाद मिलता है। इस ग्राउंड में सबसे पहले अगर हम देखते हैं, डाइवोर्स में सबसे पहला ग्राउंड है एडल्ट्री, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अवेलेबल है। यानी अगर हस्बैंड गिल्टी है एडल्ट्री के लिए तो वाइफ कोर्ट में जा सकती है, वाइफ अगर गिल्टी है एडल्ट्री के लिए तो हस्बैंड कोर्ट में जा सकता है। अगर मैं हस्बैंड और वाइफ बोल रही हूँ तो यानी पहली रिक्वायरमेंट है कि मैरिड कपल होना चाहिए। मैं अगर जब आपकी शादी हुई है ऑब्वियसली आप तभी उसके बाद हस्बैंड वाइफ बनते हैं, तो ये जो मैट्रिमोनियल ऑफेंस है शादी के बाद कमिट होना चाहिए। अगर ये शादी से पहले का है, आपका कोई अफेयर है या आप इन्वॉल्व थे, तो ये उसको लेके शादी के बाद हस्बैंड वाइफ कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ये मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट होने के लिए ज़रूरी है कि शादी के बाद होना चाहिए, तभी एग्रीव्ड इनोसेंट स्पाउस कोर्ट में जाएगा और ये रेमेडी कोर्ट से लीगल सक्कर लेगा। अब इसके बाद एडल्ट्री का जहाँ तक सवाल है, एडल्ट्री हमेशा हम लोगों को मालूम है कि ये कंसेंशुअल होती है। पहले आईपीसी में भी एडल्ट्री होती थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। जोसेफ शाइन का केस हमारे पास आया था, बोला गया था आर्टिकल 14 के वायलेटिव है आईपीसी में, तो सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पेनल कोड, देन इंडियन पेनल कोड, इससे इसको डिलीट कर दिया गया था जोसेफ शाइन के केस में और एडल्ट्री को हटा दिया गया था। उसकी जो एडल्ट्री वहाँ पे मेंशन थी और जो फैमिली लॉ में मेंशन है या हिंदू लॉ में या हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन है, वो दोनों, उनका मीनिंग और कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अलग इन द सेंस कि 497 की जो एडल्ट्री थी वो उसमें बोलते थे कि whosoever has sexual intercourse with another person and if that person knows that she is the wife of another man without the consent of that man and it is a consensual thing, that was adultery। यानी विमेन के अगेंस्ट कमिट होती थी और उस विमेन का जो हस्बैंड है उसको ये नहीं पता होता था, हाँ कंसेंशुअल होता था, वो अलग बात है। तो ये 497 की एडल्ट्री थी जो आईपीसी में थी और उसमें सिर्फ जो बंदा इन्वॉल्व था एडल्ट्री में, मेन ही लायबल होता था। विमेन चाहे वो इंस्टिगेटर भी थी, अबेटर भी थी, एडल्ट्री के लिए वो लायबल नहीं होती थी। तो ये माना जाता था कि बहुत वॉयलेटिव है, विमेन को अगर उसने अबेट भी किया है वो क्राइम तो भी वो लायबल नहीं थी। इट वॉज ऑलवेज द मैन जो करता था, हु वॉज इन्वॉल्व फॉर द ऑफेंस, वॉज चार्ज फॉर द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री। फैमिली लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में जो एडल्ट्री है बेसिकली इट इज consensual sexual intercourse between a married person and the other person during the subsistence of marriage, during the subsistence of marriage। मैंने अभी आपको बताया कि शादी के होते हुए अगर ये हो रहा है, एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो आप, देन ये लायबल है। एडल्ट्री आईपीसी से हटा दी गई है बट हिंदू लॉ में ये अभी भी है और इट इज़ अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। यहाँ से ये ग्राउंड नहीं हटाया गया है। अभी भी अगर हस्बैंड या वाइफ शादी के बाद एडल्ट्री में इन्वॉल्व हैं तो दूसरा जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो इनोसेंट पर्सन है, वो कोर्ट में जा सकता है और डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के ग्राउंड
आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो एडल्ट्री जुडिशियल सेपरेशन में भी है और डाइवोर्स के अंदर भी है। तो ये पहला ग्राउंड है जो जुडिशियल सेपरेशन में भी है और डाइवोर्स के उसमें भी है। तो ये कंसेंशुअल है, यानी दोनों की कंसेंट है। कंसेंट है यानी ये रेप नहीं है। हमें पता है रेप इट इज ऑलवेज विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन। When you have sexual intercourse forcibly without the consent, that is rape in a layman's language. But यहाँ पे adultery is consensual, यानी दोनों parties consent से इस act में involve हो रही हैं। तो अगर हस्बैंड इन्वॉल्व हो रहा है तो वाइफ के पास रेमेडी है, वाइफ अगर किसी और बंदे के साथ इन्वॉल्व हो रही है तो हस्बैंड के पास ये रेमेडी है कोर्ट में जाने के लिए। अब क्योंकि एडल्ट्री प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक्ट ओपन में कमिट नहीं होते हैं, तो इसके लिए सर्कमस्टेंशियल मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पॉसिबल है ही नहीं। तो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से भी एविडेंस कलेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रात को 2 बजे किसी के बेडरूम से निकल रहा है या कोई रेड लाइट एरिया से आ रहा है तो यही कंक्लूजन ड्रॉ होगा, होटल से निकल रहा है, मतलब नॉट इन एवरी केस बट स्टिल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि दैट पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन एडल्ट्री। तो ये वो हो जाता है। तो नंबर 1 पहला है कंसेंट से दोनों की। नंबर 2 ये है कि प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रूफ मिलना बहुत ही मुश्किल है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको लेटर्स मिल जाएं जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल लिखा हुआ है और अगर आपको मिलती हैं और वो शादी के बाद का है तो भी सर्कमस्टेंशियल ये एविडेंस है, तो इससे भी कंक्लूड किया जा सकता है। वाइफ अगर प्रेग्नेंट हो जाती है और हस्बैंड का नॉन एक्सेस है, फॉर एग्जांपल वो अब्रॉड है, 4 साल से वो बाहर ही है, विदेश में है, और वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, तो दैट मीन्स दैट्स अ केस ऑफ एडल्ट्री। या पार्टी खुद ही एडमिट कर ले। दीज आर सर्टन केसेस जहाँ पे एडल्ट्री कैसे प्रूव करी जा सकती है। अगर आप खुद ही एडमिट कर रहे हो कि यू आर इन्वॉल्व, दैट मीन्स इट्स एन ऑब्वियस केस। या आपको अभी मैंने बताया कि लेटर्स मिल जाएं, आप एडमिट कर रहे हो और या बाहर है और प्रेग्नेंट वो हो गए, तो दीज आर सर्टन केसेस जहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि बंदा एडल्ट्री में इन्वॉल्व है। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, आपका वेनिरल डिजीज आपको हो गई, तो ये अंडरस्टूड है कि दैट पर्सन इज इन्वॉल्व इन एडल्ट्री। सो इन केसेस से पता चल जाता है, क्योंकि डायरेक्ट प्रूफ अवेलेबल नहीं है। 2 केसेस थे जहाँ पे पहले केस में फॉर एग्जांपल मैं केस बता रही हूँ, पार्टीज़ की शादी हुई एंड बहुत लंबी फैमिली थी। जब वाइफ उस घर में आई तो एक दिन मदर इन लॉ की फ्रेंड वो घर में आई हुई थी मिलने के लिए, और ये वो एंड हर स्टेटमेंट वॉज, हर एलिगेशन वॉज दैट की जो डॉटर इन लॉ है कि शी फाउंड कि वो एक बंदे के साथ, मतलब वो वहाँ से निकल रही थी तो बेडरूम की खिड़कियाँ खुली हुई थी एंड और दोपहर के 12 बज रहे थे, तो उसने उस वुमेन को जो डॉटर इन लॉ है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा एक आदमी के साथ जो कि उसका हस्बैंड नहीं है। पहला केस ये था। दूसरे केस में अगेन एक शादी हुई, वहाँ पे ननंद और भाभी वो दोनों घर पे थी, तो भाभी का फ्रेंड आता है एक दिन, तो उसका ननंद को बोला जाता है कि जाके चाय बना के लाओ। एंड ननंद का ये एलिगेशन था कि जैसे मैं चाय बना के लाई तो मैंने ये देखा कि माय भाभी शी वॉज इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन विद दिस फ्रेंड ऑफ हर्स, जो मेरे को नहीं पता कि कौन है ये बंदा। तो इन दोनों केसेस में कोर्ट ने ये बोला कि ये एडल्ट्री का केस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जो भी जाके बोलेंगे कोर्ट एकदम मान लेगा, कई दोनों केसेस में नहीं ठहराया गया। पहले केस में जहाँ पे वो मदर इन लॉ की फ्रेंड आई हुई थी और उसने देखा था, कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी बंदा इतना नॉन सेंसिबल बात नहीं करेगा कि दोपहर के 12 बजे बेडरूम की खिड़की खोल के, पता है कि घर में सब लोग हैं, इतने हैं, बेडरूम खिड़की खोल के वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में जाएगा, तो कोई सेंसिबल बंदा ये काम नहीं करेगा। दूसरे केस में अगेन उन्होंने बोला चाय को बनने में कितने, हार्डली 2 मिनट्स,
या 3 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं, तो कोई इतना नहीं होगा कि जिसे पता है कि वो सिस्टर इन लॉ जब चाय लेके आएगी तो वो इस केस में इन्वॉल्व ऐसे होगी और वो सबको पता है कि पकड़े जाएंगे। तो ये दोनों केसेस को कोर्ट ने बिलीव नहीं किया एंड वो नहीं माने गए थे एडल्ट्री के केसेस। कई बार अब ऐसी चीज़ें आती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एडल्ट्री है कि नहीं है। ये कोर्ट के पास केस आया कि क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो आजकल बहुत ही प्रचलित है, बहुत हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हो रहे हैं जो नेचुरल प्रोसेस नहीं है और आर्टिफिशियल प्रोसेस से हो रहे हैं, कि क्या ये एडल्ट्री है या नहीं है। तो इसमें कोर्ट ने ये बोला, मैक्लेनन वर्सेस मैक्लेनन का एक केस था, ऑर्फोर्ड वर्सेस ऑर्फोर्ड का भी एक केस था, जहाँ पे ये बोला गया कि अगर एडल्ट्री के लिए इट इज़ नेसेसरी कि 2 पार्टीज मस्ट बी फिजिकली सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड, तब वो एडल्ट्री है। बट ये अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से मतलब इंसेमिनेट कर रहे हो कि क्या, तो वो एडल्ट्री के केसेस में नहीं आएगा, तो ये वो नहीं माना जाएगा। तो अगर आप आर्टिफिशियल तकनीक वो चीज़ें अपना रहे हो उसके लिए एडल्ट्री नहीं मानी जाएगी। एडल्ट्री इज़ कि 2 पार्टीज फिजिकली सेक्सुअली इन्वॉल्व हों, दैट इज़ व्हाट यू कॉल इज एडल्ट्री। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेट किया जाता है और इंजेक्ट किया जाता है, तो दैट इज़ नॉट, इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द केस ऑफ एडल्ट्री। तो ये एडल्ट्री के केसेस में जैसे आईपीसी में तो ये था कि किसी और की वाइफ इन्वॉल्व होती थी, यहाँ पे ऐसा कोई वाइफ का नहीं दिया गया। हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में जो एडल्ट्री का ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के लिए, यहाँ पे सिर्फ ये बोला हुआ है consensual sexual intercourse between a married person and the other person who is not the spouse during the subsistence of marriage। तो अगर आप इन्वॉल्व हो, जरूरी नहीं है कि किसी की वाइफ के साथ ही, कोई भी हो सकता है ये, तो दैट इज व्हाट यू कॉल इज एडल्ट्री। तो ये फर्स्ट ग्राउंड है जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अवेलेबल है। शादी के बाद, वैलिड शादी है, लीगल शादी है, उसके बाद अगर आप इंडल्ज होते हैं, एडल्ट्री आईपीसी में ख़त्म हो चुका है जोसेफ शाइन के केस के थ्रू, क्योंकि आर्टिकल 14 के वॉयलेटिव था। बट हिंदू लॉ में अभी भी ये ग्राउंड फॉर डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन है, दोनों के ग्राउंड सेम है। एडल्ट्री जुडिशियल सेपरेशन का भी फर्स्ट ग्राउंड है और डाइवोर्स के लिए भी ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग दी सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज होना चाहिए। आपका शादी से पहले या शादी के बाद का अगर कुछ ऐसा केस है कि आप इंडल्ज रहे हैं, क्या उस चीज़ में रहे हैं, तो वो एडल्ट्री वो कवर नहीं किया जाएगा इसमें। इट हैज़ टू बी जब आपकी शादी चल रही है, शादी आपकी है, शादी से पहले का भी नहीं, और शादी अगर टूट गई है उसके बाद का भी केस इसमें नहीं आएंगे। ये पहला ग्राउंड है। सेकेंड ग्राउंड जो अवेलेबल है दोनों हस्बैंड और वाइफ को, जो फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, वो है क्रूएलिटी। क्रूएलिटी बहुत वास्ट टर्म है। पहले फिजिकल क्रूएलिटी थी, बट मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 में मेंटल क्रूएलिटी भी इंक्लूड हो गई है। यानी अगर हम क्रूएलिटी को करें, टाइप्स ऑफ क्रूएलिटी, तो फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। फिजिकल में, फिजिकल बहुत इजीली पहचानी जाती है। अगर बॉडी में ब्रूसेस हैं, हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को मारा है, पीटा है, आपकी बॉडी पे निशान है, तो ये फिजिकल क्रूएलिटी के केसेस हैं। मेंटल क्रूएलिटी में ताना मारना, टॉन्ट मारना, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, किसी भी तरह से आपको मेंटली टॉर्चर करना, वो मेंटल क्रूएलिटी के केसेस हैं। अगर हम क्रूएलिटी को डिफाइन करें, आज तक कोर्ट ने क्रूएलिटी को डिफाइन नहीं किया, और ये इसलिए नहीं है कि डेफिनेशन है ही नहीं, डेफिनेशन मिली ही नहीं, क्योंकि एक केस दूसरे केस से हमेशा अलग होता है। नो टू केसेस कैन बी एग्जैक्टली सिमिलर। बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल एक जैसे आपको 2 केसेस नहीं मिलेंगे। तो कोर्ट ने, जजेस ने डेलिबरेटली क्रूएलिटी को डिफाइन नहीं किया है। जो बहुत ज़्यादा
प्रचलित क्रुएलिटी की डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं वो इंग्लिश केस है रसल वर्सेस रसल, जिसकी हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं, और वो कहा गया है इट इज़ कंडक्ट ऑफ सच अ करेक्टर as to have caused danger to life, limb, health, bodily or mental, or as to have caused reasonable apprehension of such a danger. Now ये definition है जो हम कहते हैं कि ये काफ़ी हद तक चल सकती है, पर यहाँ पे भी यानी मैंने आप लास्ट में बोला और reasonable apprehension of such a danger, यानी अगर आपको डर भी है तो भी वो क्रुएलिटी के केसेस में आएगा। ये प्रेजेंटली डर वाला कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं लिखा हुआ। इसमें सिंपली ये लिखा हुआ है that the petitioner has been treated with cruelty, the respondent has treated the petitioner with cruelty, बस ये दिया हुआ है। तो यानी एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, डर कि ये ऐसे हो सकता है, अब नहीं है। अगर आपको क्रूअली ट्रीट किया है that is more than sufficient for you to go to the court and divorce या judicial separation के लिए अप्लाई कर दो, जो भी केस आप जो करना चाहते हो। अब यहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर के लिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो केस हम डील करते हैं वो है सयाल वर्सेस सरला का। बहुत ही लैंडमार्क केस है, पुराना केस है, जुडिशियल सेपरेशन मिला था क्योंकि उस वक्त डाइवोर्स नहीं था अवेलेबल, तो जुडिशियल सेपरेशन मिला था। इस केस में क्या हुआ कि जो वाइफ थी, हस्बैंड वाइफ थे यहाँ पे, एंड वाइफ थी वो चाहती थी कि हस्बैंड उसके मतलब हस्बैंड उसके इशारों पे नाचे, मतलब ही शुड बी हैंड पेग्ड हस्बैंड, कि जो वो बोले कि दिन है तो दिन है, बोले रात है कि रात है, तो जैसे वो बोले हस्बैंड वैसे ही उसके इशारों पे नाचे। अब इसमें क्या किया कि ताकि ऐसा हो तो वो क्या है, एक दिन गई वो तांत्रिक के पास, तांत्रिक को जाके उसने अपनी समस्या बताई कि मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि दिन है तो दिन है, रात है रात है, मेरा पति बिल्कुल मेरे इशारों पे चले। तो तांत्रिक ने उसको लव पोशन दिया, लव पोशन विभूति वगैरह या कुछ ऐसे दिया, और बोला कि इसको आप अपने हस्बैंड को दे देना। अब क्या किया इस लेडी ने, वैसे जैसे तांत्रिक ने बोला था उसने अपने हस्बैंड को वो दे दिया। अनफॉर्चुनेटली ये जो लव पोशन उसने दिया कि ताकि उसका हस्बैंड उसकी गुलाम बन जाए, वो एक पॉइजन निकला मतलब इतना उसकी तबीयत ख़राब हो गई, नोजिया, वॉमिटिंग उसको खाने के बाद, कि उसका बिल्कुल सेंसेस में वो नहीं रहा। फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, हॉस्पिटलाइज करवाया गया, और जैसे कि कोई भी ड्यूटीफुल वाइफ कि बिल्कुल पति मेरा ठीक हो जाए, दिन रात पति की उसने सेवा करी, क्योंकि उसकी इंटेंशन ऐसे ख़राब नहीं थी, वो बस इतना चाहती थी कि वो उसका गुलाम हो जाए। उसने दिन रात अपने पति की सेवा करी, और सेवा करने के बाद पति ठीक भी हो गया, हॉस्पिटल में ठीक हो गया। अब क्योंकि इंटेंशन गलत नहीं थी, उसने अपने हस्बैंड को सारी कहानी बता दी कि ये थी, मैं आगे से नहीं करूँगी, ये मेरे से हो गया और इसकी वजह से अब ये हो गया। अब उसकी कहानी सुन के हस्बैंड इतना परेशान हो गया कि उसके दिमाग में ये डर बैठ गया कि आज तो मेरी वाइफ ने मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाया है, कल को ये मेरे को ऊपर पहुंचा देगी, इसका कोई पता नहीं है। तो इस डर के कारण, क्योंकि मैंने कहा था रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सच अ डेंजर, इस डर के कारण हस्बैंड ने कोर्ट में केस डाल दिया। क्योंकि उस टाइम पे डाइवोर्स वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो उसको जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट ने दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सच अ डेंजर भी था। अब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर लिखा नहीं है, बट कई जगह ऐसा हो भी सकता है कि एप्रीहेंशन हो आपको, बट यहाँ पे अभी ये बोला गया है कि ट्रीटेड दी, अगर उसने रिस्पोंडेंट हैज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएलिटी, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, आप कोर्ट में जा सकते हैं एंड क्रुएलिटी का केस डाल सकते हैं अपने स्पाउस के अगेंस्ट, जो कि दूसरा ग्राउंड है, दोनों हस्बैंड वाइफ को अवेलेबल है। आपकी मर्जी है आप जुडिशियल सेपरेशन का केस डालिए, आपकी मर्जी है आप डिवोर्स का केस डालिए, या आपके ऊपर है कि आप कौन सी रेमेडी कोर्ट से आप चाहते हैं। ग्राउंड ये दोनों को अवेलेबल है। मैंने अभी बोला दो तरह का है, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल टॉर्चर है तो भी जा सकते हैं, अगर सिर्फ मेंटल टॉर्चर है
तो भी जा सकते हैं कोर्ट के अंदर। अब मेंटल टॉर्चर भी बहुत सब्जेक्टिव है, हर एक का अपना अपना होता है। कोई बात मुझे खराब लग सकती है बहुत, नॉर्मल वेयर एंड टीयर कोर्ट कभी भी एंटरटेन नहीं करेगा। आप कभी कोई भी चीज़ लेके जाएंगे कोर्ट में, इट शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट शुड बी समथिंग हार्श, समथिंग सिवियर, जो कोर्ट एंटरटेन करेगा। तो यहाँ पे आप कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्या ज़रूरी है कि आपकी इंटेंशन हो? अगर आपकी इंटेंशन नहीं है दूसरे को प्रताड़ित करने की, दूसरे को ट्रीट करने की, तो भी क्या आप लायबल ठहराए जाएंगे कि नहीं? कोर्ट ने बोला है कि क्रुएलिटी के केसेस में इंटेंशन इमटेरियल है। बहुत लैंडमार्क केस है भागवत वर्सेस भागवत का, जहाँ पे कोर्ट ने हस्बैंड ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसैनिटी, कई बार दौरे पड़ते हैं पागल के, एक बार अपने बेटे को स्टैप करना चाहा, एक बार अपने ब्रदर इन लॉ को करना चाहा, पर दोनों टाइम उसको अपने पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, पर इट वॉज अ केस ऑफ क्रुएलिटी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि पेटिशनर जो ऑब्वियसली पेटिशनर या तो हस्बैंड होगा या वाइफ होगी, तो यहाँ पे वाइफ के अगेंस्ट तो है नहीं, ब्रदर इन लॉ और सन के उसके वो है, बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने क्रूअली जो ट्रीट किया है पेटिशनर को ही किया हो। अगर आप पेटिशनर के रिश्तेदारी में या किसी भी बंदे को जिससे कि पेटिशनर अटैच्ड है, और अगर आप उसको टॉर्चर करोगे तो पेटिशनर को दुख होगा या मेंटल टॉर्चर होगा, तो भी वो पेटिशनर कोर्ट में जाके डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन आपसे ले सकता है। इसके एक केस था जहाँ पे हस्बैंड ने स्टेप डॉटर को मारा। अब स्टेप डॉटर को मारा, वाइफ को नहीं मारा, बट क्योंकि स्टेप डॉटर जो थी वाइफ से रिलेटेड थी, उसकी डॉटर थी, और उसको बहुत मेंटली हर्ट हुआ, मेंटली टॉर्चर हुआ, तो वो कोर्ट में गई और डाइवोर्स लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि पेटिशनर के अगेंस्ट ही एम्ड हो। अगर आप किसी और बंदे के साथ टॉर्चर कर रहे हो जो उस बंदे से पेटिशनर का रिलेटिव है, जो पेटिशनर से रिलेटेड है किसी भी तरह से, और आपके ऐसे बर्ताव से, आपके ऐसे व्यवहार से पेटिशनर को प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली टॉर्चर्ड हो सकता है वो, तो भी पेटिशनर कोर्ट में जाके डाइवोर्स ले सकता है हस्बैंड से या वाइफ से, जो भी केस है, जिसका भी एज अ केस में भी। और ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी ज़रूर आपने पेटिशनर को ही तंग किया हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप रिस्पोंडेंट ने ही तंग किया हो। केस था वहाँ पे इन लॉज ने वाइफ को बहुत मारा और हस्बैंड म्यूट स्पेक्टेटर था, तो वाइफ ने कोर्ट में गई और हस्बैंड से डाइवोर्स लिया और उसको मिला। यहाँ पे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, मारा पीटा जो फिजिकल क्रुएलिटी थी वो उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली मेंबर्स ने की थी, बट पति मतलब प्रोटेक्टर, यहाँ पे वो प्रोटेक्टर नहीं था, वो देखता रहा चुपचाप, और उसकी बीवी पिट रही है अपने उसके घर वालों से, तो भी वाइफ गई, उसने केस डाला और केस उसकी फेवर में गया। पेटिशन यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने उसको कुछ नहीं कहा था पेटिशनर को, बट फिर भी कोर्ट ने उसको वाइफ की फेवर में केस करा और डिवोर्स दिया गया। पर कई बार ऐसे होता है कि हस्बैंड, कई बार सास बहू के नॉर्मल झगड़े होते हैं घर में, कितना वो होता है, उन केसेस में कई बार हस्बैंड ने न्यूट्रल स्टैंड लिया होता है, तो उसमें आप ये नहीं है कि वाइफ कहे कि ये तो पति है, ये प्रोटेक्टर है, इसको मेरा साथ देना चाहिए, तो अपनी मदर के अगेंस्ट जाए, तो ऐसे केसेस में कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी। अगर आप न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हो जहाँ पे दोनों वो गलती पे हैं, तब यू आर नॉट लायबल फॉर दैट थिंग। बट यहाँ पे वन साइडेड वो है और आप चुपचाप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप मतलब कोर्ट वो केस डाल सकती है और आपके अगेंस्ट केस जा सकता है। फिजिकल क्रुएलिटी में ब्रूसेस होते हैं, ये होते हैं। मेंटल क्रुएलिटी में दो हम लोग बहुत लैंडमार्क केसेस पढ़ते हैं, एक तो एन श्रीपदा चंदा वसंता का और दूसरा दास्ताने वर्सेस दास्ताने का। अब मेंटल क्रुएलिटी के केसेस में मैंने अपनी पीएचडी क्रुएलिटी पे ही किया था और मैंने इतने केसेस उसमें पढ़े, इतने डील करे हैं अपनी थीसिस में, एंड जितने भी मेंटल और फिजिकल क्रुएलिटी में मेन जो होता है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, बायोलॉजिकली स्ट्रक्चरली मोर स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो डोमिनेटिंग होता है, डोमिनेटिंग होता है। बट मेंटल क्रुएलिटी के केसेस में मैंने इतने केसेस देखे, वहाँ पे मुझे एक भी केस ऐसा नहीं लगा जहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को प्रताड़ित किया हो। सारे केसेस में मुझे वाइफ ने हस्बैंड को प्रताड़ित करते हुए मैंने देखा, मतलब पढ़ा उनके बारे में।
हम लोग रास्तों में भी देखते हैं, कहीं जाएं तो लिखा होता है पत्नी सताए तो हमें बताएं, आपका नाम नहीं बताया जाएगा। कितनी बार हम ये चीज़ें देखते हैं। तो ये मेंटल क्रुएलिटी के केसेस में वाइफ डोमिनेटिंग पोजीशन में है। और ये एन श्रीपदा चंदा वसंता और दास्ताने वर्सेस दास्ताने में वाइफ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में थी। इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड्स की लाइफ को हेल बना दिया था। एन श्रीपदा चंदा वसंता में वो लोगों के सामने ही हस्बैंड को कभी कॉलर से पकड़ती थी, कभी थप्पड़ मार देती थी, कभी कहती थी खाना बना के लाओ, खाना ठीक नहीं बना तो सॉरी बोलने कहती थी तुम मर जाओ, मैं तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे लूँगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हस्बैंड के लिए बहुत टॉर्चरस था मेंटल क्रुएलिटी। दास्ताने में भी वाइफ, हस्बैंड घर आता था थका हारा ऑफिस से, दरवाज़ा नहीं खोलती थी, बेटा बीमार होता था, उसका हरी मिर्च या लाल मिर्च उसके डाल देती थी मुंह में, चिली में, और कई बार उसको इतने ताने देती थी कि मैं चाहती हूँ तुम्हारे दास्ताने डायनेस्टी का एंड हो जाए और उसके एशेस तुम अपने फोरहेड पे लगाओ। बहुत गलत बहुत बोलती थी। और ये सब मेंटल टॉर्चर के केसेस हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर वो हस्बैंड था। यही नहीं, और भी कितने ऐसे केसेस हैं। अब मैं जब से 1976 अमेंडमेंट एक्ट के बाद मेंटल क्रुएलिटी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसको ऐड किया गया है, बहुत केसेस बढ़े। इसका होराइजन, इसका एम्बिट इतना विस्तार से इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है कि कितने केसेस मेंटल क्रुएलिटी में आ गए हैं। आप अपने एम्प्लॉयर को फॉल्स कंप्लेंट करो, आप रिफ्यूजल टू हैव सेक्स विदाउट जस्टिफिकेशन, excessive drinking of the husband affecting the health of the spouse, the other spouse, या आपको मतलब बहुत कितने केसेस आ गए हैं जो आप डाउरी डिमांड करना है। पर अगर नॉर्मल एंड वियर्ड एंड टियर हैं तो कोर्ट उनको क्रुएलिटी के केसेस में नहीं डालती है। क्रुएलिटी एक ऐसा ग्राउंड है जो हर लॉयर कभी भी जो केस डालता है उसमें एज अ स्टेपनी क्रुएलिटी, क्योंकि कोई ना कोई भी एक्शन या तो मेंटल होगा या फिजिकल होगा। आपको जब आप घर टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, आप ताने मारोगे, बहुत ज़्यादा हार्श बोलोगे, तो वो मेंटल क्रुएलिटी में कवर होगा ही होगा। तो चाहे आप एडल्ट्री का केस डाल रहे हो, चाहे डिजर्शन नेक्स्ट राउंड है वो डाल रहे हो, इंसानिटी का डाल रहे हो, कोई भी केस डाल रहे हो, तो क्रुएलिटी लॉयर कभी भी एक ग्राउंड लेके नहीं चलता। वो साथ में 2-3 ग्राउंड्स और लगाता है, और क्रुएलिटी स्टेपनी की तरह हर जगह लगा हुआ होता है। क्योंकि हर केस, एडल्ट्री कर रहे हो तो क्रुएलिटी है, डिजर्शन है, आपने विड्रॉ कर दिया है स्पाउस को विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, विदाउट द कंसेंट, तो आपकी क्रुएलिटी है। तो मेंटल क्रुएलिटी ने बहुत एम्बिट इसका वाइड कर दिया गया है। तो ये सेकेंड ग्राउंड है जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अवेलेबल है। थर्ड ग्राउंड जो दोनों को अवेलेबल है वो है डिजर्शन। डिजर्शन इज व्हेन यू आर, आप दूसरे की कंपनी को विड्रॉ कर रहे हो, अबैंडन कर रहे हो, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है और विदाउट हिज कंसेंट, उसके आपकी कंसेंट भी नहीं ली, और जैसे ही 2 साल का टाइम बीतता है तो जो एग्रीड पर्सन है, जो जिसको डिजर्ट किया गया है, वो कोर्ट में जाके डिजर्शन का केस डाल सकता है। एंड दैट्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स एज वेल एज जुडिशियल सेपरेशन, थर्ड ग्राउंड। अब यहाँ पे कुछ असेंशियल कंडीशंस हैं कि एक तो है कि फिजिकल डिपार्चर, मतलब आपको अलग होना है, राइट, होना चाहिए अगर हम एक्चुअल डिजर्शन का केस देखें। सेकंड है कि आपका एनिमस इंटेंशन टू डिजर्ट, दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे अलग होना है। थर्ड है कि विदाउट कंसेंट ऑफ पिटिशनर, आपने उसकी कंसेंट नहीं ली और आप ऐसे चले गए हो, और कोई आपके पास रीजनेबल कॉज नहीं है, बिना रीजनेबल कॉज के चले गए हो। तो और जैसे ही 2 साल बीतते हैं तो जो एग्रीड पर्सन है वो कोर्ट में जाके डिजर्शन का केस डाल सकता है, एक्चुअल डिजर्शन में। एंड दिस इज द थर्ड ग्राउंड विच इज अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। पारस दीवान बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने 5 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, पहला, इनको सबको होना चाहिए, अगर एक भी मिसिंग है तो आपको रेमेडी नहीं मिलती कोर्ट में।
अब ये पांचों ग्राउंड के लिए क्या है कि पहले अगर हम 2 पॉइंट्स देखें, फैक्टम ऑफ सेपरेशन और एनिमस डिसेबिलिटी। फैक्टम ऑफ सेपरेशन मतलब फिजिकल डिपार्चर। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड हर रोज आता है घर पे, वाइफ से लड़ाई होती है उसकी बहुत, हर रोज बोलता है कि मैं इस लेडी से बहुत तंग आ चुका हूँ, मैं तो अब इस घर से जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे अब इस लेडी के साथ नहीं रहना, क्योंकि हर रोज लड़ाई होती है, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है हमारे बीच में, मैं अलग होऊंगा ही होऊंगा। हर रोज आता है, आता उसी घर में है, दिमाग से सोचता है कि मुझे अलग होना है। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट प्रेजेंट है, एनिमस है, इंटेंशन है डिजर्ट करने की, पर हर रोज वो उसी घर में आ जाता है, फिजिकल डिपार्चर नहीं है। आगे चलते हैं। हस्बैंड अब्रॉड जाता है, नेक्स्ट इंस्टेंस देखते हैं। ये हस्बैंड अब्रॉड जाता है, वहाँ पे बिजनेस के लिए जाता है, पढ़ाई के लिए जाता है, किसी भी चीज़ के लिए जाता है, फिजिकल डिपार्चर है, जाता है वहाँ पे। अब नया अभी गया है तो वाइफ को हर रोज़ फ़ोन करता है, व्हाट्सअप करता है, लेटर्स तो अब नहीं डालते, अब तो बहुत आगे वो चला गया है, तो मतलब कुछ भी कनेक्टेड रहता है अगर वो अपनी वाइफ के साथ, तो यानी उसका फिजिकल डिपार्चर तो है बट इंटेंशन नहीं है डिजर्ट करने की। पर अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम के बाद उसका वहाँ पे, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, वहाँ पे किसी लेडी के साथ अफेयर शुरू हो जाता है और उसको वो लेडी बहुत सीरियसली इन्वॉल्व हो जाता है और फिर उसको लगता है कि मैं को इससे शादी करनी है और मेरे को अब अपनी वाइफ के पास नहीं जाना, मैं इसके साथ रहूँगा, इससे शादी करूँगा। यहाँ पे फिजिकल डिपार्चर तो है ही है, पहले से ही गया हुआ है वो बाहर, और अब उसने माइंड भी मेकअप कर लिया कि अब उसको अपनी वाइफ के पास नहीं जाना। तो यानी दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट कर रही हैं, फिजिकल डिपार्चर भी और इंटेंशन टू डिजर्ट भी। विदाउट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर है, क्योंकि उसको ये नहीं कह रहा कि वो कंसेंट नहीं दी उसने कि हाँ तुम रह लो, शादी कर लो, तो यहाँ पे बीवी की कंसेंट नहीं है उसकी, पिटिशनर यहाँ पे वाइफ होगी क्योंकि वो इनोसेंट है, एग्रीव्ड है, हस्बैंड नहीं होगा। हस्बैंड यहाँ पे केस नहीं डाल सकता, वाइफ डाल सकती है। तो विदाउट द कंसेंट है, कोई रीजनेबल कॉज, ये रीजनेबल कॉज नहीं है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। और जैसे ही 2 साल बीतेंगे देन वाइफ के पास ये रेमेडी है कि वो कोर्ट में चली जाए और डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन ले दे ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन। थर्ड ग्राउंड जो दोनों मियाँ बीवी को अवेलेबल है, हस्बैंड को भी अवेलेबल है, वाइफ को भी अवेलेबल है। फिर इसके बाद अगर हम इसके केसेस देखें, यहाँ पे बहुत लैंडमार्क केसेस भी हैं। बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती का बहुत लैंडमार्क केस है। लक्ष्मण वर्सेस मीना का बहुत, वो कंस्ट्रक्टिव एक्चुअल डिजर्शन में आता है, दूसरी तरह की एक और डिजर्शन भी होती है, कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। पर पहले मैं ये केस बताना चाहूँगी बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती का। इसमें क्या हुआ, शादी हुई, जॉइंट फैमिली में आई लड़की, एंड वहाँ पे मतलब कुछ टाइम के बाद हस्बैंड को बाहर जाना पड़ गया। एंड बाद में वो जब आया तो फादर इन लॉ ने मतलब उस लड़के के फादर ने, लड़की के फादर इन लॉ ने बेटे को बताया कि तुम्हारी वाइफ का महेंद्र वो आदमी है जो जब हस्बैंड गया था तो पीछे से ये हस्बैंड का फ्रेंड था और घर में रहने आया था उनके घर में जब हस्बैंड अब्रॉड गया था। तो फादर इन लॉ ने बताया कि तुम्हारी वाइफ का महेंद्र से अफेयर है, कि इनके बीच में कोई इंटीमेसी है। हस्बैंड ने जब वाइफ से पूछा तो वाइफ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उसको फिर अपने मायके जाना पड़ गया, कोई शादी थी, वो शादी अटेंड करने के लिए उसको वहाँ पे जाना पड़ गया। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो आना चाहती थी, हस्बैंड ने उसको आने नहीं दिया। दोस्तों बीच में कई रिकन्सिलिएटरी वो हुए कि वो आना चाहती है। एक बार उसको हस्बैंड को अपनी मदर से पता चला कि प्रभावती, उसको वाइफ का नाम प्रभावती था, कि वो आना चाह रही है, तो हस्बैंड ने टेलीग्राम भिजवा दिया और उस पर लिख दिया मस्ट नॉट सेंड प्रभा। अब इसके बाद क्या हुआ कि वाइफ आना चाहती थी पर हस्बैंड उसको आने नहीं दे रहा था। यहाँ पे डिपार्चर किया वाइफ ने, घर से गई वो, अब वो आना चाहती है बट हस्बैंड नहीं आने दे रहा। फिजिकल डिपार्चर वाइफ ने किया, तो जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला कि अगर डिजर्टिंग स्पाउस आना चाह रहा है और जो बंदा डिजर्ट हुआ है वो आने नहीं दे रहा, तो यहाँ पे डिजर्टर वो बंदा नहीं है जो आना चाह रहा है, यहाँ पे वो होगा जो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा घर में आने के लिए।
तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला तो फिजिकली डिपार्चर यहाँ पे वाइफ ने करा है, वो आना चाहती है, हस्बैंड उसको अलाउ नहीं कर रहा। वहाँ यहाँ इस केस में, प्रेजेंट केस में वाइफ डिजर्टर नहीं है, हस्बैंड है जो डिजर्टर है। तो यहाँ पे तो अगर आप आना चाहते हैं और वहाँ नहीं आने दें तो डिजर्टर वो बंदा हो जाएगा। तो यानी केस हस्बैंड डिजर्शन का नहीं फाइल कर सकता। इसके बाद एक और लक्ष्मण वर्सेस मीना का भी केस था। सेकंड एक और तरह की डिजर्शन होती है कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। उसमें फिजिकल डिपार्चर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन कहते हैं कि डिजर्शन सिर्फ विड्रॉल ऑफ प्लेस ही नहीं है, विड्रॉल फ्रॉम थिंग्स भी हो सकता है। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आप एक घर में रह रहे हैं बट बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह रह रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे, या किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़रूरत तो है ही नहीं इस घर में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो एक ही छत के नीचे रहते हुए भी आप स्ट्रेंजर्स हैं, तो दैट्स अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। ज्योतिष चंद्र वर्सेस मीरा का बहुत लैंडमार्क केस है। यहाँ पे शादी के बाद हस्बैंड वाइफ ने देखा कि हस्बैंड बहुत ही कोल्ड था, सेक्सुअली एबनॉर्मल कोल्ड था, वो बिल्कुल भी वाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेता था। शादी के बाद वो हस्बैंड गया, पहले अब्रॉड गया, फिर काम से गया, बीच में उसे आया इंडिया। तो वाइफ की प्रॉब्लम वही थी, हस्बैंड वाज सेक्सुअली कोल्ड। फिर उसने जब वो खुद आया तो उसने वाइफ को वहाँ पे पीएचडी करने भेज दिया। वाइफ बीच में आई भी, यहाँ पे इंडिया में आई, बट उसने हस्बैंड वही प्रॉब्लम देखी कि हस्बैंड कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। फिर उसके बाद जब वाइफ आई उसकी प्रॉब्लम यही रही और उसको मेंटल टेंशन उसकी बढ़ती रही उसकी कि ये बिल्कुल भी मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेता है और हम बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं। उसने लेक्चर की जॉब भी ले ली और बट फिर वो क्योंकि उसकी ये प्रॉब्लम थी वो चली गई घर से, क्योंकि बहुत मेंटल टेंशन में थी। उसके बाद क्या हुआ, इनके बीच में रिकन्सिलिएटरी स्टेप्स हुए, नहीं मतलब कि बन जाए वो, बट हस्बैंड वॉज सेम, बिल्कुल वैसे ही रहा। फादर इन लॉ, लड़के का फादर इन लॉ यानी लड़की का फादर ने जब रिकन्सिलिएशन के लिए गया तो हस्बैंड ने उसको बहुत बुरा भला कहा और पीटा भी वाइफ। फिर उसको वहाँ पे ले आया जहाँ पे वाइफ थी, वहाँ पे वाइफ की सिस्टर थी, सबने समझाया उसे, ये करा, पर वो लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और उसने अपनी सिस्टर इन लॉ को भी उसका हैंड ट्विस्ट करा, तो थोड़ा हाथ वो भी चल गए। अब इस केस के बाद, इस इंसिडेंट के बाद वाइफ ने कोर्ट में केस फाइल किया ऑन द ग्राउंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसीजन एंड कोर्ट ने उसकी फेवर में ये डिसीजन दे दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको घर से निकलना ही है। कंस्ट्रक्टिव डिसीजन में आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हो कि दूसरे बंदे के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। आप एक जगह रहते रहते भी स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं दोनों, तो दैट्स अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसीजन। थर्ड है विलफुल निगलेक्ट आ गया है। विलफुल निगलेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आप निगलेक्ट करते हो, आपकी कोई इंटेंशन वैसे नहीं होती बट यू आर निगलेक्टिंग योर स्पाउस, सो दैट्स अ केस ऑफ अगेन अ डिजर्शन। जब आप इग्नोर कर देते हो बिल्कुल ऐसे करके, दैट्स व्हाट इज विलफुल निगलेक्ट। डिजर्शन जो है कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ये कंटिन्यू डे आफ्टर डे करता है टिल इट इज ब्रॉट टू एन एंड बाय द एक्ट ऑफ डिजर्टिंग स्पाउस। तो ये डिजर्टिंग स्पाउस जो है अगर 2 साल के बाद भी आ जाता है तो दूसरे के पास रेमेडी नहीं रहती डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन की। पर ये ख़त्म तब होता है कि अगर आप नहीं आए और जो डिजर्टेड स्पाउस है वो जाके फाइल कर दे केस, तब ये ख़त्म हो जाता है। तो तब आप नहीं आके रह सकते। तो इट्स एन इनक्वाइट ऑफेंस बेसिकली। देन आप इसको ख़त्म कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाइम पीरियड में ये करते हैं कि रिजम्पशन ऑफ मैरिटल इंटरकॉर्स, इकट्ठे रहते हैं एंड माफ़ी से, सो दीज आर सर्टेन वेज ऑफर ऑफ रिकन्सिलिएशन कि जहाँ पे आप रिज्यूम करते हैं कोहैबिटेशन। तो ये थर्ड ग्राउंड है विच इज़ अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। जो फोर्थ ग्राउंड है वो है इंसैनिटी। इंसैनिटी इज कि आप ऐसा आपके अंदर पागलपन वो है कि इट इज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सच अ डिजीज़ कि दूसरा जो आपका स्पाउस है उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया आपके साथ रहने आफ्टर मैरिज। मतलब यू आर बिहेविंग एब्नॉर्मली का मतलब स्किज़ोफ्रेनिक है या क्या जो भी है कि मेंटल डिसऑर्डर है, तो आप
ऐसे बिहेव करते हैं कि दूसरे का आपके साथ रहना मुश्किल हो गया। एक केस था जहाँ पे वाइफ कहीं पे भी जाके यूरिन कर लेती थी, तो that was very embarrassing for the husband. तो she was suffering from some mental disorder. तो that's a case. जो fourth ground है which is available to both the husband and the wife, and they can apply for judicial separation or divorce. Then इसके बाद मैंने बताया था पहले ही कि लेप्रेसी पहले था बट वो अब हट गया है. इट इज़ नो मोर अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन, क्योंकि क्योरेबल हो गया है. 2019 में इसको हटा दिया गया है. पहले ये ग्राउंड था डाइवोर्स और उसके लिए. देन नेक्स्ट ग्राउंड इज वेनीरियल डिजीज. वेनीरियल डिजीज होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो अगर आपका स्पाउस कोई भी लड़का या लड़की सेक्सुअली ट्रांसमिट इससे सफ़र कर रहा है तो जो एग्रीव पर्सन है वो कोर्ट में जाके ये रेमेडी अवेल कर सकता है. कई केसेस में ऐसे होता है कि आप ग्राउंड ही ऐसे हैं कि आप जुडिशियल सेपरेशन नहीं लेंगे. अब इन केसेस में आप आप इसमें सीधा डाइवोर्स के लिए ही जाएंगे, चाहे वेनीरियल डिजीज़ है, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड है, प्रिजम्पशन ऑफ, इनमें आप नहीं जाएंगे. ये अलग अलग ग्राउंड्स हैं, आइडेंटिकल ग्राउंड्स हैं जो जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के लिए अवेलेबल है. बट ग्राउंड ऐसे हैं कि आप जुडिशियल सेपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे, आप डाइवोर्स ही अप्लाई करेंगे. हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड. रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड मतलब यू हैव रिनाउंस द वर्ल्ड एंड यू हैव एंटर्ड इनटू होली ऑर्डर. रिनंसिएशन मतलब आपका सोशल इंटरकॉर्स खत्म हो गया, हर्मिट हो गए, सन्यासी, दे हैव रिनाउंस द वर्ल्ड. पर इसके लिए सेकंड रिक्वायरमेंट भी है कि यू मस्ट एंटर इनटू होली ऑर्डर. अब फॉर एग्जांपल होली ऑर्डर के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जिस उसमें हो रहे हैं तो यू हैव टू अंडरगो दोज सेरेमनीज, राइट्स जो भी हैं उस होली ऑर्डर में एंटर करने के लिए. तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तब हम कहते हैं कि रिनंसिएशन है. तो ये नेक्स्ट ग्राउंड है. और अगर ये है तो ऑब्वियसली लोग जुडिशियल सेपरेशन के लिए नहीं जाएंगे, वो जाएंगे डाइवोर्स के लिए. तो इसके लिए आपको रिनाउंस करना है वर्ल्ड को एंड आपको होली ऑर्डर में भी एंटर करना है. कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ पे होली ऑर्डर में फॉर एग्जांपल कोई जो ग्रंथी हैं या गुरुद्वारे में ग्रंथी है, पुजारी हैं, इनकी अपनी फैमिली है पर ये आते हैं होली ऑर्डर में, इन्होंने एंटर किया है पर इन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस नहीं किया है. इस ग्राउंड के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, रिनंसिएशन भी और होली ऑर्डर में भी आपको एंटर करना है. नेक्स्ट ग्राउंड है कन्वर्जन. कन्वर्जन मीन्स कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन. नाउ यहाँ पे अगर आप इसको मुस्लिम लॉ से देखें, मुस्लिम लॉ में अगर एपोस्टेसी है तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है. बट अगर आप हिंदू लॉ लेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन मतलब यू हैव सीज टू बी अ हिंदू एंड यू हैव कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन. मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि ये हिंदू मैरिज एक्ट हिंदूज़ पे अप्लाई होता है और हम हिंदूज़ कौन कौन हैं ये भी मैंने बहुत बार बताया है. तो यानी आपको सीज टू बी अ हिंदू का मतलब है कि आपको अगर कोई बंदा एथीस्ट है या भगवान को नहीं मानता तो वो सीज टू बी हिंदू नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो फॉर्मली कन्वर्ट हो. कन्वर्जन होना ज़रूरी है. इसके लिए जो ये पॉइंट है, ये जो ग्राउंड है, इसका ज़रूरी ये है कि यू हैव सीज टू बी हिंदू एंड यू हैव कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन. हिंदू लॉ में ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं है. आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा इस ग्राउंड को अवेल करने के लिए कि आपका जो स्पाउस है वो कन्वर्ट हो गया है और ही हैज सीज टू बी अ हिंदू. जस्ट भगवान को गाली दे देना, एथीस्ट होना सफिशेंट नहीं है. आपको फॉर्मली कन्वर्ट होना पड़ेगा दूसरे रिलीजन के लिए. अब ये बहुत सब्जेक्टिव है. किसी को हो सकता है प्रॉब्लम हो कि हस्बैंड फॉर एग्जांपल किसी का हस्बैंड मुस्लिम बन गया है एंड हिंदू वाइफ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनको कहे कि कुछ नहीं होता, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है, जिस भी रिलीजन में जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
एक है कि बहुत फेनेटिक है, उसको लगा कि नहीं मैं तो हिंदू, मतलब ये हिंदू था ये मुसलमान बन गया है, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पार्टी वेदर टू गो और नॉट टू गो। तो यहाँ इसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। यू हैव सीज टू बी अ हिंदू एंड इट्स नॉट ऑल, यू हैव कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन। तो इट बिकम्स अ ग्राउंड कि आप डाइवोर्स ले सकें। नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ मतलब जब भी हम प्रिजम्पशन वर्ड यूज करते हैं, कोर्ट प्रिज्यूम करता है, हम प्रिज्यूम नहीं कर रहे, यानी कोर्ट मान के चल रहा है। प्रिजम्पशन हमेशा कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि अगर किसी बंदे के वेयर अबाउट्स 7 साल से नहीं पता, उसको बहुत ज़्यादा ढूंढा, जहाँ जहाँ वो हो सकता है वहाँ वहाँ ढूंढ लिया, हस्बैंड है या वाइफ है, कोई भी उसके अता पता है ही नहीं, आपने हर जगह जहाँ वो जा सकता है, जिससे वो मिल सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, आपने देख लिया और 7 साल से उसका कोई अता पता नहीं है, तो जो दूसरा बंदा है वो ये माना जाता है कि उस बंदे की डेथ हो गई है। प्रिज्यूम कोर्ट प्रिज्यूम करेगा अगर आप जाते हैं तो। एंड दूसरी जो पार्टी है दे कैन गो फॉर अनदर मैरिज। बट इसके लिए ज़रूरी है कि आपको टू बी ऑन द सेफर साइड आपको कोर्ट से जाके डिक्री लेनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि बंदा कोर्ट से डिक्री नहीं लेता और दूसरी शादी करता है। अगर आपने कोर्ट से डिक्री नहीं ली और वो बंदा वापस आ जाता है, देन you are liable. He can take you to the court and charge you for bigamy under section 82 of BNS, भारतीय न्याय संहिता, जो हमारे पे अब अप्लाई होता है 1 जुलाई से, पिछले साल 2024 से ये एप्लीकेबल हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोर्ट में जाएं, डिक्री ऑब्टेन करें, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे, आपने ठीक है आपने ढूंढ लिया, 7 साल से आपको उसका कोई अता पता नहीं था, आपने हर जगह ढूंढा, आपको नहीं मिला, और आप शादी अगर कर रहे हैं और अगर वो आ जाता है उस टाइम पे, तो आप ट्रबल में हो सकते हैं। तो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोर्ट में जाके डिक्री ले लें एंड देन यू कैन गो द वे यू लाइक। आप दूसरी शादी कर लें और अब वो अगर वो आता है, आपने डिक्री ले ली है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। ये जो ग्राउंड्स हैं, ये दोनों, ये जो मैंने 8 ग्राउंड आपको बताए हैं, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ को अवेलेबल हैं। इसके अलावा 4 एडिशनल ग्राउंड्स सिर्फ वाइफ को अवेलेबल हैं, हस्बैंड को अवेलेबल नहीं है। पहला ग्राउंड है कि एक्ट के आने से पहले अगर किसी हस्बैंड की ज़्यादा बीवियाँ हैं, एक से ज़्यादा बीवी हैं, तो इस बीवी के पास ये रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाए और डाइवोर्स ले ले अपने हस्बैंड से। ये ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि वो बीवी जिंदा होनी चाहिए, दूसरी बीवी जिंदा होनी चाहिए। अगर वो मर चुकी है तो ये विमेन के पास ये रेमेडी नहीं है। ये इमेटीरियल है कि हस्बैंड बोले कि इसने उस टाइम पे ये कंसेंट दी थी मेरे को दूसरी शादी की। ये मैं प्री एक्ट मैरिजेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि 18 मई 1955 के बाद तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। उसके बाद मोनोगैमी है, 1 मैन एंड 1 वुमेन, मैंने बार बार बोला है। ये उन मैरिजेस की मैं बात कर रही हूँ जो 18 मई 1955 की पहले की शादियाँ हैं, जो इससे पहले शादियाँ हुई हैं। तो उन केसेस में अगर किसी हस्बैंड की 3-4 बीवियाँ, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो इनमें से कोई भी बीवी कोर्ट में जाके डाइवोर्स ले सकती है। सिर्फ कंडीशन क्या है कि दूसरी बीवी जिंदा होनी चाहिए। हस्बैंड ये ग्राउंड नहीं ले सकता कि उस टाइम पे जब मैं शादी कर रहा था तो इसने मुझे कंसेंट दिया था कि आप शादी कर लो, या इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उस टाइम पे, तो ये चीज़ें वो नहीं ले सकता। वाइफ के पास ये रेमेडी है, वाइफ कोर्ट में जा सकती है और ये रेमेडी अवेल कर सकती है। सेकंड जो ग्राउंड है कि हस्बैंड अगर गिल्टी है रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी के लिए, तो देन उसमें भी वाइफ कोर्ट में जा सकती है और ये रेमेडी को अवेल कर सकती है। हस्बैंड अगर रेप, हमें सबको पता है कि क्या होता है, तो हस्बैंड अगर रेप में गिल्टी है, सोडोमी इज अननेचुरल सेक्स, अगर हस्बैंड अननेचुरल सेक्स में इन्वॉल्व है, कार्नल इंटरकॉर्स, देन
वाइफ के पास ये रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाए और डाइवोर्स ले रहे। थर्ड इज बेस्टियलिटी। बेस्टियलिटी इज जब आप एनिमल्स के साथ करते हैं, तो दैट इज बेस्टियलिटी। तो इनमें भी वाइफ कोर्ट में जाके हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये रेमेडी सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है, अगर हस्बैंड भी अगर वाइफ इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, तो हस्बैंड क्या करे? मतलब हस्बैंड के पास तो कोई रेमेडी ही नहीं है। हस्बैंड के पास रेमेडी है, रेमेडी ये है कि वो क्रुएलिटी के अंदर जा सकता है। ऑब्वियसली किसी की वाइफ अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, इट्स अ केस ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। मैंने आपको बताया था कि मेंटल क्रुएलिटी का जब से मेंटल क्रुएलिटी हमने इनकॉर्पोरेट किया है, इसका एम्बिट बहुत वाइड हो चुका है एंड ये इसमें हस्बैंड क्रुएलिटी के केस में चला जाएगा अगर उसकी वाइफ इन्वॉल्व है, बट अदरवाइज ये ग्राउंड वाइफ को अवेलेबल है, हस्बैंड को अवेलेबल नहीं है। तीसरा जो ग्राउंड है कि सेक्शन 18 में वाइफ अलग रह रही है एंड सेपरेट रेजिडेंस में हस्बैंड मेंटेनेंस दे रहा है उसको एंड 1 साल तक उनका पैचअप नहीं हुआ, रिकंसिलिएशन नहीं हुआ, तो भी वाइफ के पास ये रेमेडी है कि वो कोर्ट में चली जाए और डाइवोर्स ले ले। चौथा और आखिरी ग्राउंड जो एडिशनली वाइफ को अवेलेबल है वो है 15 साल से पहले उसकी शादी हुई है, 18 साल से पहले वो उसको रिपुडिएट कर लेती है और मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई है या नहीं हुई है, ये इमैटेरियल है। मुस्लिम लॉ में सिमिलर ग्राउंड है, बट रिक्वायरमेंट ये है कि वो मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं होनी चाहिए। हिंदू लॉ में ये रिक्वायरमेंट है कि वो कॉन्ज्यूमेट हुई है नहीं हुई है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 साल से पहले हुई है शादी, 18 साल से पहले वो रिपुडिएट कर रही है शादी, कॉन्ज्यूमेशन इज व्हेन यू आर एबल टू हैव नॉर्मल प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकॉर्स। तो वो हुई है या नहीं हुई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वाइफ जा सकती है कोर्ट में और ये रेमेडी को अवेल कर सकती है, उसके पास ये रेमेडी अवेलेबल है। बेसिकली ये 8 ग्राउंड थे जो हस्बैंड वाइफ और 4 ये एडिशनल ग्राउंड जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये वाइफ को अवेलेबल हैं। ये सारे फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी में आते हैं। कंसेंट थ्योरी में मैं पहले 3rd लेक्चर में बता चुकी हूँ। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी हमने उस 3rd लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड एक इसमें जो चीज़ है एक जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, सेक्शन 14 जो है वो फेयर ट्रायल रूल है, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि हम लोग मैंने बताया कि कोर्ट का हमेशा ये रहता है कि मैरिजेस रहें, टूटे ना, तो हमने फेयर ट्रायल रूल किया हुआ है। फेयर ट्रायल रूल का मतलब है कि जब आपकी शादी होती है तो हमेशा ये रहता है कि आप 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट में ना आए डाइवोर्स के लिए। इसका रीज़न हम इसको फेयर ट्रायल रूल भी कहते हैं। रीज़न क्या था कि अगर आप शुरू में पार्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और छोटी छोटी बातों में वो लोग लड़ते हैं, टेम्परामेंटल बिहेवियर होता है, कंपैटिबिलिटी इशू होता है, जो धीरे धीरे आप अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, तो ये 1 साल का कोर्ट में दिया गया प्रोविजन कि आपको वेट करना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक्सेप्शनल हार्डशिप है या एक्सेप्शनल डिप्रेविटी है तो भी आप कोर्ट में नहीं आए। कई बार होता है कि केस बियॉन्ड वो है, बहुत एक्सेप्शनल केस है, तब उन केसेस में आप 1 साल के अंदर अंदर जा सकते हैं डाइवोर्स के लिए। बट अदरवाइज नॉर्मल केसेस में 1 साल का वेटिंग पीरियड है, आप नहीं जाते हैं, 1 साल के बाद आप अप्लाई करते हैं और हो सकता है उस टाइम तक आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं और कम आए कोर्ट में डिवोर्स के लिए। पर अगर एक्सेप्शनल केस है हार्डशिप का, फॉर एग्जांपल एक प्योर वेजिटेरियन वाइफ है, उसको हस्बैंड कह रहा है कि उसको मीट बनाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा ना, ये उसके लिए बहुत एक्सेप्शनल केस हो गया। तो इन केसेस में या बहुत ज़्यादा मारता है पति उसको एक, तो ये यहाँ पे ये नहीं है कि आप कहें कि 1 साल तक मार खाओ और फिर हमारे पास आना। इसमें इन केसेस में वाइफ क्योंकि ये वाइफ का मैं बता रही हूँ वो जा सकती है, कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, जैसा भी केस है 1 साल से पहले जा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेयर ट्रायल रूल भी कहते हैं हम इसे, जो हिंदू लॉ में अवेलेबल है और इसमें ये पार्टीज़ को रेमेडी अवेलेबल है। तो आज ये 4th लेक्चर में हम लोगों ने डाइवोर्स
डिस्कस किया है सेक्शन 13 में। इसके सारे ग्राउंड्स मैंने आपको बताए हैं। 8 दोनों को अवेलेबल हैं और 4 सिर्फ वाइफ को अवेलेबल हैं, हस्बैंड को अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म करूँगी और नेक्स्ट लेक्चर 5 में हम कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे हिंदू लॉ का और वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।